हेलो माय डियर सीए स्टूडेंट्स, आई एम रितिका राठी एंड वेलकम टू द चैनल। तो हमने जैसे कि सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पे न्यूली एडेड चैप्टर्स को कवर करने वाली सीरीज। तो सीए फाइनल ऑडिट में अब हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10। ये है वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। इसी में हम स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2410 को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पहले वाले पार्ट्स में हमने पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिलाकर स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400 के बारे में पढ़ा। ये दोनों ही स्टैंडर्ड SRE 2400 और SRE 2410 रिव्यू एंगेजमेंट से रिलेटेड है। यानी कि जब एक ऑडिटर को रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तब ये स्टैंडर्ड्स उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब हम करने वाले हैं SRE 2410। जो 2400 था वो किससे रिलेटेड था? जब ऑडिटर को रिव्यू परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। किन चीजों पे रिव्यू ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। लेकिन क्या डिफरेंस है 2400 और 2410 में? अब जो 2410 है, इसके अंदर भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है रिव्यू के लिए, लेकिन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिव्यू नहीं। यहाँ पर है रिव्यू ऑन इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरिम यानी कि फॉर द पीरियड लेस देन 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर की जाती है कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी प्रिपेयर करती है? जिस कंपनी पे लॉ एप्लीकेबल करवाता है ऐसी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लिस्टेड कंपनी पे ऐसी एक रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल की गई है कि उसे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। उन्हीं पे रिव्यू परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा रहा है? SRE 2410। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टैंडर्ड के बारे में। तो सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है? रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका नाम ही है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। ये वर्ड आपको लास्ट में काम आएगा जब हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, तो उसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल में दैट इट इज रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये था इस SRE का नाम। तो इसके अंदर लिखा है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और क्यों प्रिपेयर की जाती है? जब ऐसा कोई लॉ एप्लीकेबल करता है उस कंपनी के ऊपर जो ऐसी रिक्वायरमेंट कहता है कि आपको इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, और इट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर या लेस देन 12 मंथ्स। ओके। अब है ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस तरीके की एंगेजमेंट मतलब इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? हर स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स में आपको 2 चीजें फिक्स थी लिखनी। पहला ये कि टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, क्योंकि ऑडिटर को बुलाया किस लिए जा रहा है, या तो वो ओपिनियन देगा या कंक्लूजन देगा। अब क्योंकि हमने SRE 2400 के टाइम भी डिफरेंस पढ़ा था ऑडिट और रिव्यू में। क्या डिफरेंस है? ऑडिट में बेसिकली ओपिनियन दिया जाता है और रिव्यू में कंक्लूजन दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में? किस लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है? टू एक्सप्रेस कंक्लूजन। कैसा कंक्लूजन? कि इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अब अगला ऑब्जेक्टिव है कि रिव्यू और ऑडिट दोनों अलग अलग है, तो आपको रिव्यू परफॉर्म करते वक्त उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है जो आपको अलॉट किया गया है। क्या मतलब? दैट रिव्यू एंड ऑडिट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, और इसके अंदर हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करते हैं। ये सब ऊपर जो डिफरेंस पढ़े थे, यानी पिछले पार्ट में हमने जो डिफरेंस पढ़े थे उसी से ये पॉइंट्स बने हैं। क्या क्या? कि हम इसमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन करते, लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं। तो इट इज नॉट डिजाइर्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, एंड इसके अंदर जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं उनसे ऐसे एविडेंस नहीं मिलते जो ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था लिमिटेड प्रोसीजर्स होते हैं और एविडेंस भी इतने ही ऑब्टेन करने होते हैं जिससे लिमिटेड एश्योरेंस मिल जाए। तो वही इस SRE का ऑब्जेक्टिव है। और अगला है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। किसी भी तरह की
इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करना ज़रूरी है। कैसे अग्री किया जाएगा? इंगेजमेंट लेटर इशू करेगा, प्रैक्टिशनर इशू करेगा मैनेजमेंट को, और ये एक तरीके से उसकी एक्सेप्टेंस को डिपिक्ट करता है। और उसके अंदर क्या क्या वो रिकॉर्ड करके देगा एंगेजमेंट लेटर में? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। चाहे रिव्यू परफॉर्म करना हो या ऑडिट, बेसिक जो हमें ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो है कि उस एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग और उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स किस तरीके के लगाए गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली या तो हमें ओपिनियन देना होता है या कंक्लूजन देना होता है। तो इसके अंदर ऑडिटर को सबसे पहले एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग लेगा तो क्या क्या देखेगा, उसको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट की होने के चांसेस है। इसके अलावा कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिव्यू परफॉर्म करते वक्त दो ही मेन प्रोसीजर्स होते हैं, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो वही वो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए भी परफॉर्म करेगा। उसके अलावा ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स की सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग भी ले लेगा, क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल्स आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं या जो इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करने के व्यू से चेक करता है वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब हम इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल, तो उन्हें अलग से उनकी अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है। उसके बाद में लिखा है कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो ऑडिटर परफॉर्म करता है अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, इनको एक बार रीड करना है। क्या क्या लेगा, कैसे कैसे वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा? या तो डॉक्यूमेंटेशन जो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट थी, रिव्यू रिपोर्ट थी, उसे रीड करके वहाँ से एविडेंस ले सकता है। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट रिस्क उसको लग रहा है, वो मटीरियलिटी, कोई मिस स्टेटमेंट थी जो कि करेक्ट हो चुकी है अब, लेकिन फिर भी उसके बारे में स्टडी करके उसको कुछ एविडेंस मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मैटर्स, इसके अलावा जो प्रोसीजर परफॉर्म किए उनके रिजल्ट्स, ये सब स्टडी करके उसे क्या मिलेगा? अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एंटिटी के बारे में। और क्या क्या हो सकते हैं प्रोसीजर्स? इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट। देखो, दो प्रोसीजर्स पढ़े थे ना, उन्हीं से पॉइंट्स डिराइव हो रहे हैं। क्या पढ़े थे? जो इंक्वायरी पढ़ा था उससे कितने सारे पॉइंट्स डिराइव हो जाएंगे कि मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा, क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट आपको क्या लगता है यहाँ पे कितना रिस्क होगा, यानी मैनेजमेंट का रिस्क असेसमेंट। और मैनेजमेंट की बिजनेस एक्टिविटीज़ में चेंजेस कुछ किए हो मैनेजमेंट ने वो, या कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है या भी एंटिटी के अंदर, उसके बारे में मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा। कोई और जानेगा कि प्रोसेस आपने मैनेजमेंट कौन सी प्रोसेस से ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर किया है, इसके बारे में इंक्वायरी लेकर, इन सब चीज़ों के बारे में जानकर उसे क्या पता चलेगा? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एंटिटी के बारे में ये प्रोसीजर्स को लगाकर। अब है इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। क्योंकि हम यही प्रोसीजर्स लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि ऑडिटर को इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेने चाहिए। ऑडिटर का बेसिक काम क्या है? रिव्यू परफॉर्म करना। किस पर? इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर। और उसको चाहिए क्या कि क्या यहाँ कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, ये जानने के लिए ऑडिटर को कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेने चाहिए। उन्हीं का नाम है इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये दिया है इस पैराग्राफ में। उसके अलावा लिखा है कि रिव्यू परफॉर्म करते वक्त ये जो येलो हाईलाइटेड पॉइंट है ये आपको एमसीक्यू पॉइंट में हो सकता है, आपके लिए रेलेवेंस रखे कि रिव्यू परफॉर्म करते वक्त हमने ये तो पढ़ लिया कि इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स का काम होता है, लेकिन किन का काम नहीं है वो लिखा है। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और कन्फर्मेशन, इनकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती रिव्यू को परफॉर्म करते वक्त, ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में कुछ और प्रोसीजर्स लिखे हैं जो ऑडिटर जो है ऑर्डिनरली परफॉर्म करता है किसी भी एंटिटी के बारे में जानने के लिए और इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर रिव्यू परफॉर्म करने के लिए। वो कौन से प्रोसीजर्स हैं? वो मीटिंग हुई, जो किसकी मीटिंग हुई? मैनेजमेंट के अंदर, TCWG की, ऑनर्स की, इस तरीके की जो भी मीटिंग्स है उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग को रीड कर सकता है। और क्या कर सकता है? कौन और ऐसे मैटर्स निकाल सकता है जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ये पॉइंट वैसारी 2400 में भी आया था कि ऑडिटर रिव्यू परफॉर्म करते वक्त जो ऑनर्स है उनकी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग को रीड कर सकता है। जो कौन से मिनट्स ऑफ मीटिंग? जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर इफेक्ट डालते हो। और अगर कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग अवेलेबल नहीं है तो उसके बारे में वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा कि इनके मिनट्स ऑफ मीटिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप बता दीजिए कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। ऐसे जो पॉइंट्स जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा उसके अंदर वो उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही है उन्हें कंसीडर करता हुआ चलेगा। जैसे मान लो उसे मिल गया कोई ऐसा मैटर जिससे मॉडिफिकेशन आ सकता है उसकी रिपोर्ट में, तो उसे कंसीडर कर लेगा और कम्युनिकेट करेगा अदर ऑडिटर्स से। अदर ऑडिटर्स कौन? देखो, मेन प्रैक्टिशनर को जिस एंटिटी के इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिव्यू परफॉर्म करने को कहा गया है, उस एंटिटी की कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, जैसे उसकी सब्सिडियरी होगी, उसकी एसोसिएट होगी। उनके जो ऑडिटर्स हैं उनको क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑडिटर्स। उन ऑडिटर्स से भी कम्युनिकेट करेगा कि आपको भी ऐसी कोई जानकारी है इस कंपनी से रिलेटेड, तो वो उसे रिव्यू में हेल्प करेगी। और इंक्वायर करेगा किससे? मेंबर ऑफ मैनेजमेंट से, सब मैनेजमेंट से नहीं, उन मेंबर से जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए जिम्मेदार है, उनसे भी इंक्वायरी ले लेगा। अब जो इसमें इंक्वायरी कर रहा है वो उन मेंबर्स से जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है, उनसे इंक्वायरी करते वक्त वो उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रिगार्डिंग हो सकती है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और अगर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके बारे में भी इंक्वायरी लेगा। और अगर आपने कोई प्रिपरेशन के वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की या प्रिंसिपल चेंज किया, वो बता दीजिए। कोई मेथड चेंज किया है प्रेजेंटेशन का, तो वो भी बता दीजिए। इंक्वायरी में वो कौन पूछ रहा है? प्रैक्टिशनर पूछ रहा है ये सब बातें। किससे पूछ रहा है? मैनेजमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में। और उससे पूछेगा कि कोई अनयूजुअल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जैसे कोई आपकी कंपनी का बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, मर्जर हुआ, अमलगमेशन हुआ, इस तरीके की कोई ट्रांजेक्शन हुई तो उससे रिलेटेड बता देगा। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन कौन सी उनके साथ में कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुई हो वो बता देंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटीज में कोई चेंज आ रहा है वो, और मैनेजमेंट को कोई फ्रॉड के बारे में नॉलेज है तो वो भी इंक्वायरी में मैनेजमेंट से पूछ लेगा। या मैनेजमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी कंपनी ने किसी लॉ का नॉन कंप्लायंस किया है, तो ये सब चीज़ें कौन इंक्वायर कर रहा है? प्रैक्टिशनर इंक्वायर कर रहा है वाइल परफॉर्मिंग द रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और किससे इंक्वायर कर रहा है? जो मैनेजमेंट का पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उससे। अब ऑडिटर मे परफॉर्म मैनी ऑफ द रिव्यू प्रोसीजर्स बिफोर और साइमल्टेनियसली विद द एंटिटीज प्रिपरेशन ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये येलो पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट है, इसके अंदर लिखा है कि जो ऑडिटर है वो अपने प्रोसीजर्स रिव्यू करने के प्रोसीजर साथ साथ स्टार्ट कर सकता है। किस चीज़ के साथ साथ? जैसे जैसे मैनेजमेंट जो है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करती जा रही है, वो अपने प्रोसीजर साथ साथ में लगाता जाएगा। क्योंकि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो SRE 2400 में हमने पढ़ा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जो लग रहे थे प्रोसीजर्स, वो तो उनके पूरे प्रिपेयर होने के बाद ही लग पा रहे थे। लेकिन इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे साथ की साथ प्रोसीजर्स लगाए जा सकते हैं और ये पता लगाया जा सकता है टाइम से कि यहाँ कोई मिसस्टेटमेंट है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। अब है कि ऑडिटर जो इस तरीके की रिव्यू को परफॉर्म करेगा, वो अगर ऑडिट के परफॉर्म करने के लिए भी उसी को रखा हुआ है, यानी कि कंपनी ने जिसको ऑडिट परफॉर्म करने के लिए रखा है उसी को रिव्यू परफॉर्म करने के लिए रखा है, तो वो अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा डिसाइड कर सकता है कि मैं कुछ प्रोसीजर्स जो है वो रिव्यू के साथ ही कर लेता हूँ, वो ऑडिट करते वक्त वापस नहीं करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड नोट है, उसके अंदर क्या लिखा है कि जनरली रिव्यू परफॉर्म करते वक्त आपको किसी भी तरह का कोरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत नहीं होती। ऑर्डिनरली हमने कल वाले पार्ट में भी पढ़ा था कि ऑर्डिनरली इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स से जो एविडेंस मिलते हैं वो इनफ होते हैं, पर रेयर सर्कमस्टेंसेज में आपको सपोर्टिंग एविडेंस की भी जरूरत पड़ती है, तब हम कोरोबोरेटिव एविडेंस कलेक्ट करते हैं। पर इसके अंदर लिखा है कि अगर रिव्यूअर को लिटिगेशन या क्लेम्स, यानी कंपनी के ऊपर जो लिटिगेशन है, क्लेम्स है, उनके बारे में जानने के लिए ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर तो कोरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत नहीं है, ऊपर जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उससे जो एविडेंस मिलेंगे उतना इनफ होता है, क्योंकि लिमिटेड एश्योरेंस ही ऑब्टेन करनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पर रिव्यूअर को ऐसा लगे कि मुझे लॉयर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत है। कौन से सर्कमस्टेंसेस? जब उसे शक है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर मटीरियली मिसस्टेटेड और जो लॉयर है उसके पास में इंफॉर्मेशन भी है, तब वो उस केस के अंदर लॉयर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट रिव्यू परफॉर्म करते वक्त तो नहीं है। और अब है कि ऑडिटर को इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखना है कि वो किस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह से जो बनी है, क्या वो
सही रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बनी है, उसके पीछे जो जर्नल एंट्रीज है जिसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन तक पहुंची है, क्या वो सही है। तो ऐसा वो कैसे कर सकता है, वो ट्रेस कर सकता है। कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, वो ट्रेस करेगा कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें प्रेजेंट की गई है वो और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो चीज़ें हैं वो आपस में कंसिस्टेंट है, और उसके अलावा कोई अदर सपोर्टिंग डाटा ऐसा है जो ऐसा सपोर्ट में कह रहा है कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह से ही बनाई गई है, और जो बेसिक डेटा है जो लेजर में था, जर्नल में था, वही डेटा उसी के बेसिस पे प्रिपेयर हुई है ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ में गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कुछ इंक्वायरीज कर रहा है ऑडिटर, और उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग दी गई है। तो कैसे इंक्वायरी कर रहा है कि अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि एंटिटी की एबिलिटी नहीं है फ्यूचर में गोइंग कंसर्न के रूप में काम करने की, या फिर मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट चेंज किया है, मतलब पहले मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न से रिगार्डिंग कुछ और लगता था, अब मैनेजमेंट को कुछ और लगता है। तो इस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर जो है उसको दो चीजें करनी है। पहला, इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से कि आपने अपना असेसमेंट किया, उसको चेंज किया, क्यों किया, अब फ्यूचर से रिलेटेड आपके प्लान्स क्या है, वो प्लान्स कितने फीजिबल है, और क्या वो प्लान्स एंटिटी को अपनी सिचुएशन से ओवरकम करने में हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये चेक करना है कि क्या एंटिटी ने अपने इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में गोइंग कंसर्न से रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर्स दी हैं वो एडिकेट है या नहीं है। ये थी दो चीज़ें। अब कई बार ऐसा नेसेसरी हो जाता है ऑडिटर को इससे रिलेटेड भी, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बताए हैं वो तो फिजिबल ही कहेगा उन्हें, लेकिन ऑडिटर को कई बार इससे रिलेटेड सपोर्टिंग एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं कि क्या ये प्लान्स सच में फिजिबल है या नहीं है। तो वो इस केस में कॉरोबोरेटिव एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। फिर इसके अंदर कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है गोइंग कंसर्न की केस में। पहली, अगर ऑडिटर को ऐसा कुछ मिलता है जो कि एंटिटी की एबिलिटी पे गोइंग कंसर्न के रूप में चलने की एबिलिटी में डाउट क्रिएट करता है, और फिर भी एंटिटी ने डिस्क्लोजर्स एडिकेट दे रखे हैं, यानी कि एंटिटी की एबिलिटी पे डाउट है कि क्या वो गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी या नहीं, लेकिन डिस्क्लोजर दिया है एंटिटी ने अपनी रिपोर्ट में, उस केस में क्या कर सकता है रिव्यूअर, वो कर सकता है अपनी रिव्यू रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है। और कैसे मॉडिफाई करेगा, वो केवल उसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ये चीज लिख देगा। इस पैराग्राफ के बारे में हमने पार्ट 2 में जाना था कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो रिपोर्ट के यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि डिस्क्लोजर तो दिया है लेकिन यूजर का ध्यान उस डिस्क्लोजर पर जाए, इसीलिए रिव्यूअर उसे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ऐड कर देगा। और दूसरी चीज ये कि अगर एबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मटीरियल अनसर्टेनिटी है कि अभी नहीं पता है कि कंपनी आगे ऐसे काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, फर्स्ट केस के अंदर तो ऑडिटर ने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख दिया, काम हो गया। लेकिन अब अगली बार भी वो अनसर्टेनिटी रिजॉल्व नहीं हुई, अभी भी मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो अब उस पैराग्राफ का नाम चेंज हो जाएगा। मतलब मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है और एंटिटी ने डिस्क्लोज भी किया है ऐसा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, लेकिन अब ऑडिटर जो पैराग्राफ में ये लिखेगा उस पैराग्राफ का नाम क्या होगा, कंटिन्यूड मटीरियल अनसर्टेनिटी। और थर्ड पॉइंट में अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका डिस्क्लोजर भी एडिकेटली नहीं दिया गया है, तब तो ऑडिटर को सीधे सीधे दो ही तरह की कंक्लूजन देने हैं, एडवर्स या क्वालिफाइड एज एप्रोप्रिएट। आगे इसके अंदर एक जनरल सी बात लिखी है, उसमें ऐसा कहा है कि अगर रिव्यूअर को रिव्यू परफॉर्म करते वक्त ऐसा लगता है कि इन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा मटीरियल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि मटीरियल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है इनमें, ताकि उसके बाद ये एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर हो जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो इससे रिलेटेड मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता है, एडिशनल इंक्वायरी करेगा या अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, उसके बाद डिसाइड कर लेगा कि कंक्लूजन क्या देना है। और इसमें एक एग्जांपल है, जैसे ऑडिटर को रिव्यू करते वक्त मिला कि कोई मटेरियल सेल्स की अमाउंट थी जो यहाँ लिखने से छूट गई है, तो अब वो क्या करेगा, तो उसके बाद ऑडिटर कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अब लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर को रिव्यू करते वक्त कुछ मिसस्टेटमेंट्स मिली, अब वो उन्हें इवैल्यूएट कैसे करेगा, तो ऑडिटर को अगर ऐसा लग रहा है कि वो मिसस्टेटमेंट अगर करेक्ट नहीं की गई, यानी वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स बन गई और वो मटीरियल है टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दो चीजें हैं, मिसस्टेटमेंट मिली और करेक्ट भी नहीं हुई, अभी तक अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और मटीरियल भी है टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ऑडिटर को अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त
ध्यान रखनी है वो चीज़, उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ करना है। और मटीरियलिटी कैसे डिटरमाइन होती है, वो जजमेंट से, प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर। और फिर है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। हर स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर, रिव्यूअर या प्रैक्टिशनर कह लो, वो क्या करता है, मैनेजमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेशंस लेता है। यहाँ भी वही है, पहला कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस केस में क्या होगा, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। इसके अलावा मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ऑडिटर को वो सब कुछ डिस्क्लोज करे, इन्फॉर्मेशन दे दे, और अगर उसने कुछ रिस्क असेसमेंट किया है तो वो भी वो ऑडिटर को बता दे। और मैनेजमेंट को कुछ चीज़ें ऑडिटर को डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, जैसे कि अगर उसे पता है कि कंपनी में कहीं नॉन कंप्लायंस हुआ है लॉ का, या कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है, कोई पहले हो चुका फ्रॉड है, एक्चुअल फ्रॉड है, इन सब के बारे में मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले रहा है प्रैक्टिशनर कि तुमने हमें ये सब चीज़ें बताई है, डिस्क्लोज की है। और डिस्क्लोज कर देगा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में जो कि सिग्निफिकेंट है। सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से होते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के बाद और प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट से पहले हुए होते हैं, तो वो उनके बारे में मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोज कर दिया। अब है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्पनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अलावा जो इन्फॉर्मेशन उसको अकम्पनी कर रही है उससे रिलेटेड एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर को वो अदर इन्फॉर्मेशन को भी रीड करके चलना चाहिए, ये जानना चाहिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन और जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर वो रिव्यू परफॉर्म कर रहा है वो आपस में इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कहीं ना कहीं उसको डाउट होता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे भी डाउट जा सकता है, और अपने कंक्लूजन को भी वो अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकता है। तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, दोनों जो इन्फॉर्मेशंस है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है और उनमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब अमेंडमेंट किस में करेंगे, दोनों चीज़ें मिसमैच है, तो अमेंडमेंट करेंगे मैचिंग करने के लिए या तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में या उस अदर इन्फॉर्मेशन में। तो अगर अमेंडमेंट इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है और मैनेजमेंट मना कर देता है ऐसा अमेंडमेंट करने से, ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर रिव्यू रिपोर्ट पे उसका इम्प्लीकेशन देखेगा कि हाँ मैं रिपोर्ट लिखते वक्त इसमें इस तरीके का कंक्लूजन दूंगा। ठीक है, ये तो था अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था किसमें, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। अगर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है लेकिन अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है, उस केस में प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है, मतलब मैनेजमेंट ने तो मना कर दिया अमेंडमेंट करने से, अब करेगा वो कि अपने रिव्यू रिपोर्ट में एक एडिशनल पैराग्राफ लिखेगा। एडिशनल पैराग्राफ क्यों लिखा है, क्योंकि रिव्यू तो उसे अपनी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे देने को कहा गया था, अदर इन्फॉर्मेशन पे तो देने को नहीं कहा गया था। तो रिपोर्ट के अंदर वो एक एडिशनली पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करता है और लिखता है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन दिस इन्फॉर्मेशन एंड इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा अदर एक्शंस लेने के बारे में भी सोच सकता है, जैसे कि वो रिपोर्ट को विदहोल्ड करके रखे कि मैं अभी रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर करूंगा, आप इसको सही करके दीजिए, या फिर वो कह दे कि मुझे इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है इफ पॉसिबल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मैनेजमेंट ने अपने रिजल्ट्स को कुछ ऐसे पोर्ट्रे करके रखा है जिससे वो बहुत अच्छा लग रहा है, इस कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, जबकि प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट्स जो है वो फेक है या मिसलीडिंग है। तो उस केस में भी प्रैक्टिशनर अपने अकॉर्डिंग कंक्लूजन डिजाइन कर सकता है। और अगर ऑडिटर को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि वो अदर इन्फॉर्मेशन मिसस्टेटेड है, देखो दो केस थे ऊपर जो हमने केसेस पढ़े, वो कब थे, जब अदर इन्फॉर्मेशन और इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर इनकंसिस्टेंट, आपस में मैच नहीं हो रही। हम ये नहीं कह रहे कि गलत है कोई, लेकिन वो आपस में मिसमैच है। लेकिन दूसरी केस में तो वो अदर इन्फॉर्मेशन है वो मिसस्टेटेड है, मतलब वो गलत है। तो अब क्या होगा, अब ऑडिटर एंटिटी के मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा और कहेगा कि ये अदर इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर आपने ऐसा क्यों प्रेजेंट किया है, इंक्वायरी करेगा। और हो सकता है कि इसमें दोनों का ओपिनियन जो है वो मिसमैच हो जाए, या जजमेंट है ये तो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, तो हो सकता है मिसमैच हो कुछ, तो उसमें रिक्वेस्ट करेगा कि किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि आप सही हैं या हम सही हैं। तो उसकी अकॉर्डिंग अगर थर्ड पार्टी से कंसल्ट करने के बाद भी इस नतीजे पे निकलता है प्रैक्टिशनर कि अमेंडमेंट नेसेसरी है, क्योंकि ये अदर इन्फॉर्मेशन जो है ये मिसस्टेटेड है, इसको अमेंड करना जरूरी है, तब क्या करेगा, मैनेजमेंट को कहेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया, अब मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया है उस अदर इन्फॉर्मेशन को सही करने से, और प्रैक्टिशनर को लग रहा है कि ये मिसस्टेटेड है। तो इस केस में एट लास्ट वो कुछ लीगल एडवाइस लेगा किसी से कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर है कम्युनिकेशन। तो अगर ऑडिटर को ऐसा कुछ मिला कि यहाँ पे मटेरियल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो जाकर कहो ना, किनको कहोगे, जिनकी एंटिटी है उनसे कहो। किसकी है एंटिटी, मैनेजमेंट की।
तो प्रैक्टिशनर गया मैनेजमेंट के पास कि यहाँ पे आपके मटेरियल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, कर दीजिए। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने मना कर दिया या टाइमली उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब कहाँ जाएंगे? मैनेजमेंट के बाद कौन होता है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब हम उनके पास गए कि आपके इस एरिया में मटेरियल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, करवा दीजिए। मैनेजमेंट ने तो किया नहीं, तो अब क्या करेगा? टीसीडब्ल्यूजी कर देगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसने भी अप्रोप्रिएट टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो अब क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि या तो इस रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देते हैं या फिर विड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके की एंगेजमेंट से, क्योंकि यहाँ तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, ना मैनेजमेंट सुन रहा, ना टीसीडब्ल्यूजी सुन रहा। इसीलिए हम इससे विड्रॉ या रिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर ऑडिटर के दिमाग में या ध्यान में ऐसा कोई पॉइंट आता है जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ फ्रॉड का केस है, तो क्या कर सकता है ऑडिटर? तो भी वो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास जाएगा। देखिए, हर केस में ऑडिटर को जब कुछ मिलता है वो जाके मैनेजमेंट के पास चला जाता है, मैनेजमेंट उसकी बात नहीं सुनता है तो वो टीसीडब्ल्यूजी के पास चला जाता है। इस केस के अंदर क्या कर रहा है? मैनेजमेंट के पास गया, और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैटर है ये इंपॉर्टेंट भी है और इतना रेलेवेंट है कि टीसीडब्ल्यूजी को भी बता देना चाहिए, इतनी ही कहानी है ऑडिटर के साथ। उसके बाद में आ गया हमेशा की तरह स्टैंडर्ड में रिपोर्टिंग क्राइटेरिया। रिपोर्टिंग के अंदर कुछ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं जिसकी स्टार्टिंग होती है टाइटल से, सेकंड नंबर पे आता है एड्रेसी, और लास्ट के 3 पॉइंट हमें हमेशा याद रहते हैं, कौन से? डेट, प्लेस और सिग्नेचर। वही पॉइंट्स यहाँ पर डालने हैं। बीच वाले पॉइंट्स में क्या क्या आता है? तो एक तो आ गया कि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर आपने रिव्यू परफॉर्म किया उसको आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ इस इन्फॉर्मेशन पे हमने रिव्यू परफॉर्म किया है, ये इस डेट से रिलेटेड है, इस पीरियड से रिलेटेड है। उसके अलावा ये इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जिसमें फेयर प्रेजेंटेशन को भी अचीव करना था, तो आप ऐसे स्टेटमेंट दे दो कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 2 पॉइंट तो इससे रिलेटेड आ गए। उसके बाद में आया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आ गया ऑडिटर का कंक्लूजन, और फिर आती है ऑडिटर की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ऑडिटर कहेगा मैंने अपना सारा काम इस एसआरई के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है, इसने कहा था मुझे इंक्वायरी लगानी है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये रिव्यू परफॉर्म किया है। फिर दे देगा एक स्टेटमेंट कि रिव्यू और ऑडिट में फर्क है, रिव्यू का स्कोप ऑडिट से छोटा होता है। और फिर वो अपने कंक्लूजन में दे देगा, अगर उसे बताना था कि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड एज वेल एज प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी कंक्लूजन देगा। लेकिन अगर नहीं देना था प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो सीधा बता देगा कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर लास्ट के 3 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ। यहाँ पे उसके अलावा एक और पॉइंट है, ऑडिटर को सिग्नेचर के साथ साथ अपना मेंबरशिप नंबर भी देना है और उसके बाद में अपनी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना है। और ये मेंबरशिप नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके लिए हम और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो हमें ICAI CA बनने के बाद अलॉट करेगा। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि यूडिन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, क्योंकि यूडिन की रिक्वायरमेंट हर तरह की इंश्योरेंस एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल कर दी गई है, तो वो इन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद में अगर प्रैक्टिशनर को रिव्यू परफॉर्म करने के बाद ऐसा पता चलता है कि ये यहाँ पे जो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की है ये एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या उस फ्रेमवर्क से डिपार्चर हो गया है, तो ऑडिटर क्या क्या कर सकता है? क्वालिफाइड, एडवर्स, ये सब कंक्लूजन दे सकता है, और ऑडिटर अपनी कंक्लूजन को मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है, इस वजह से वो मॉडिफाई करना चाहता है, तो वो उन चीज़ों को ऐड भी कर सकता है अगर लॉ परमिट करता है तो। और कैसे ऐड करेगा? बाय एडिंग एन एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ टू रिव्यू रिपोर्ट। और उसके अंदर एक बेसिक जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिया है कि अगर उसको लगता है कि फ्रेमवर्क से जो डिपार्चर हुआ है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। ये हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा कि जब कोई चीज़ मटेरियल एंड परवेसिव बोथ होती है तो जो मॉडिफिकेशन होता है वो कौन से वाला होता है? एडवर्स कंक्लूजन। तो यहाँ पे एडवर्स कंक्लूजन दे दिया जाएगा। अब है लिमिटेशन ऑफ ऑन स्कोप, यानी ऑडिटर को उसका काम करने से कोई ना कोई रोक रहा है, उसके वर्किंग स्कोप पे किसी तरीके की लिमिटेशन लगाई गई है, तो ये क्या होगा? ऑडिटर रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या TCWG से कम्युनिकेट करेगा और बोले उसको बताएगा कि वो रिव्यू क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहा है और कंसीडर करेगा कि उसको रिपोर्ट कैसी इशू करनी है। अब स्कोप पे लिमिटेशन कौन लगा सकता है? ऑडिटर के काम करने के स्कोप पे कैसी कैसी लिमिटेशन हो सकती है? पहला, या तो मैनेजमेंट ने कहा है कि आपके स्कोप इतना लिमिटेड ही एरिया में आपको काम करना है, उस केस में तो क्या करेगा? या तो देखो एक्सेप्ट ही मत करो पहले ही। अगर मैनेजमेंट आपके वर्क स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहा है तो आप एक्सेप्ट ही मत कीजिए।
पर अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैनेजमेंट प्लीज रिमूव दिस लिमिटेशन। पर अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है तो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बात करेंगे और रीजन बता देंगे उन्हें कि हम तो रिव्यू नहीं कंप्लीट कर पा रहे क्योंकि आपके मैनेजमेंट ने हम पे स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा कर रखी है। फिर अगर ऑडिटर के दिमाग में ऐसा कुछ मैटर आता है जिसके लिए ऑडिटर ऐसा सोचता है कि यहाँ पे मटेरियल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो किस किस से कम्युनिकेट करेगा। अब है अदर लिमिटेशन, यानी मैनेजमेंट ने लिमिटेशन नहीं लगाई, उसके अलावा कोई लिमिटेशन है जिसकी वजह से रिव्यू को सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो उस केस में क्या करेगा? उस केस के अंदर ये दिखेगा कि क्या लिमिटेशन किसी स्पेसिफिक एरिया में ही है, यानी बाकी जगह आप रिपोर्ट इशू कर सकते हैं, कुछ एरिया है जहां पे किसी वजह से आपके काम करने के स्कोप पे लिमिटेशन लगी हुई है। तो वो कैसे लिख देगा? वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा और ऐसी लैंग्वेज लिखेगा कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर विच इज डिस्क्राइब्ड इन एन एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ इज इन अकॉर्डेंस विद दिस एसआरई। क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया ही है जो चेक नहीं कर पाया, तो लिख देगा उसको, तो एक्सप्लेनेटरी मैटर पैराग्राफ में डाल देगा और यहाँ लिख देगा कि उसके अलावा बाकी सब कुछ इस एसआरई के अकॉर्डिंग है। और ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अगर उसके ऊपर लिमिटेशन ऑफ स्कोप लगाई गई है और वो लिमिटेशन अभी तक एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जा रही है तो ये ऑडिटर पे सब्जेक्टिव होगा कि वो किस तरीके का कंक्लूजन देना चाहता है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब अदर कंसिडरेशंस में ऐसा है कि ऑडिटर रिव्यू परफॉर्म करने आया था, उस रिव्यू में उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए था और वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी जो ऑडिटर आया था ना, जो ऑडिट करने के लिए आया था, वो उसे चेक कर चुका है, तो फिर भी उसे रिव्यू रिपोर्ट के साथ उस डॉक्यूमेंटेशन को अटैच करना है। यानी कि अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करते वक्त उसने ऐसा कुछ बोला कि मैनेजमेंट ने कहा कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑलरेडी ऑडिटर चेक कर चुका है, तो आप तो रिव्यू परफॉर्म करने आए हो, आप उसे ही इंक्लूड कर लो, तो वो ऐसा कर सकता है। उसके अलावा वो लीगल एडवाइस भी ले सकता है इस केस के अंदर। उसके अलावा ये चीज प्रिज्यूम की जाएगी, पहले से एज्यूम की जाएगी कि जिन लोगों को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन को यूज करना है या जिनके लिए ये इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जा रही है, उनको उसके साथ साथ लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये तो प्रिजम्पशन थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑडिटर को इससे रिलेटेड मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेनी चाहिए और अपने कंक्लूजन पे भी अगर इसका कोई इफेक्ट पड़ता है तो देख लेना चाहिए। अब है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखेगा? डॉक्यूमेंटेशन में उसको ऐसा बोलना है कि हमने रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन बनाया है और ये जो रिव्यू है ये हमने एज पर द स्टैंडर्ड किया है। कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट किया है, ऐसे एविडेंस भी है हमारे पास कि हमने इसको कंडक्ट किया है एज पर द स्टैंडर्ड और एज पर द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। इसी के साथ इस पार्ट 3 में हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 10। तो ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू होने वाली है, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।